आप सभी को पता चल गया है कि हम टॉपिक कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम कर रहे हैं और आपको अभी तक काफ़ी कुछ पता चल गया कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। जैसा कि हमें जो सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज के केस में हमें क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो जीएसटी के अंदर जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको बेनिफिट देने के लिए कौन सी स्कीम आई है, कंपोजिशन स्कीम आई है। तो इसमें जो टैक्स रेट है, जैसे जीएसटी में टैक्स लगता है ना, इसमें जो टैक्स रेट है वो उसके कंपेयर में क्या कर दिए गए हैं, कम लगाए जाते हैं। और इसमें फॉर्मेलिटी भी क्या होती है, कम होती है। स्मॉल बिजनेसमैन को दी जाती है। स्मॉल बिजनेसमैन कौन, जो 1.5 लाख या कुछ कंडीशनों में 75 लाख, कुछ कंडीशनों में 50 लाख से नीचे जिनकी टर्नओवर होगी उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो हम अभी स्टार्टिंग करते हैं कंपोजिशन स्कीम को आगे कंटिन्यू करते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने अभी तो पता चल गया कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और कौन से पर्सन इसमें ऐड होंगे, कौन से पर्सन इसमें ऐड नहीं होंगे, कौन सी गुड्स इसमें ऐड होंगी, कौन सी नहीं होगी। या आपने सभी कुछ आपने पिछले लेक्चर में देख लिया है और समझ लिया होगा। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद इसके क्या आपको लगता है कि बेनिफिट है और कितना क्या ड्रॉबैक है। जितना तक अभी तक हम समझे हैं, ये कंपोजिशन स्कीम है, क्या है, सिंपल है, ईजी है। तो इसमें काफ़ी फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जीएसटी। और इसमें टैक्स रेट भी कम है एज कम्पेयर टू जीएसटी। ठीक है, टैक्स रेट कम होगा तो इसमें हाई लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब हमारे हाथों में पैसा ज़्यादा रहता है, लेस। और हमें आपको ये भी मैंने बता दिया था, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें ये आपका और टैक्स लाइबिलिटी क्या है, कंपोजिशन इंटरेस्ट। तो मैं तीनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं। लिमिटेड फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, टैक्स रेट भी कम है और हाथों में ज़्यादा पैसा रहता है। तो ये बेनिफिट तो है ही है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐसा नहीं है वो स्कीम में रह ही रहे, उसके पास ऑप्शन है, वो कभी भी इस स्कीम को स्किप करके रेगुलर स्कीम में भी जा सकता है यदि उसको लगता है कि ये स्कीम उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऑप्शन है आपके पास, लेनी है। यदि आपको बेनिफिट होगा तभी लेंगे ना, नहीं होगा तो आप कभी भी इसको स्किप करके दूसरी स्कीम में जा सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब कि हाँ नहीं अच्छी नहीं है। तो मुझे ये लगा अभी तक उसमें ये मेन पॉइंट था कि हम इंट्रा स्टेट की सप्लाई पर ही डिस्कस करते हैं, मतलब दूसरी स्टेट के साथ यदि सप्लाई करते हैं तो भी इसको कवर नहीं करता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये कवर नहीं करती है। लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस, मतलब पूरा बिजनेस इसमें कवर नहीं किया है। इसने कौन सा किया है, सिर्फ इंट्रास्टेट किया है। नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया, कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलता। आप सभी को पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये आपकी स्टार्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ना। तो ये वाला बेनिफिट ये इस स्कीम में नहीं मिलता है। और नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसमें जो एसएससी मतलब है टैक्स पेयर है, इज़ नॉट अलाउड टू रिकवर सच टैक्स फ्रॉम बायर, बाहर से वो टैक्स कलेक्ट नहीं ले सकता है। और इसमें जो प्रोविज़न है कंपोजिशन में, कई बार क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मतलब कि हर चीज़ के प्रॉफिट भी है, नुकसान भी है। यदि आपको ज़्यादा नुकसान लगते हैं तो कभी भी आप इसको स्किप करके रेगुलर स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10(1). ये किन पर अप्लाई होती है। ठीक है, काफ़ी पॉइंट आपको अभी तक पता भी चल गए होंगे ये किन पर अप्लाई होती है। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने सेक्शन को ध्यान में रखना है। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ है, नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसी गुड्स की हम जो सप्लाई कर रही हैं जो टैक्सेबल में आती हैं, नो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले करी, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 10(2)(b) के अकॉर्डिंग, ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई गुड्स विच आर नॉट, जिस पर पहले भी टैक्स नहीं लगता था, वो वाली गुड्स इसके अंदर नहीं आएंगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(2)(b) आ गया। और आगे 10(2)(c) में क्या है, नॉट मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स। जैसे कि आपको इस डेफिनेशन में ही पता है कि ये सिर्फ किस में डीलिंग करता है, इंट्रास्टेट, एक ही स्टेट के, हिमाचल के अंदर जो सप्लाई हो उसी को डीलिंग करता है। यदि पंजाब के साथ सप्लाई होती है वो इसको डीलिंग नहीं करता, ये अप्लाई उन पर नहीं होगी। कौन कहता है, सेक्शन 10(2)(c) कहता है। और सेक्शन 10(2)(d) क्या कहता है, नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर लिया, यदि सप्लाई किसके थ्रू हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हुई है, वो भी इसको कवर है, वो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आएंगे। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 10(2)D के अंदर। और नॉट मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स, जैसे ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है सेक्शन 10(2)E के अकॉर्डिंग, ऐसी गुड्स जो नोटिफाइड की गई है, नॉट मैन्युफैक्चर, तो वो भी इसके अंदर नहीं आती हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पान मसाला, आइसक्रीम, टबैको, ये भी इसके अंडर नहीं आएंगे। तो मैंने अभी आपके साथ वही डिस्कस किया जो नहीं आएंगे। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 10(2) डिपेंड अपॉन मेनली 2 पॉइंट, ये डिपेंड करता है। सेक्शन 10(1) 2 पॉइंटों पर डिस्कस करता है, वो जो मैंने आपके साथ एक कर लिया है। इसमें रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ही कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। कौन नहीं ले सकता, जिसने इंटर स्टेट सप्लाई करनी है वो भी नहीं आएगा, जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की है वो भी नहीं आएगा, और जिसने टबैको, पान मसाला, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर वो भी नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसी जो टैक्सेबल फ्री है वो भी स्कीम, वो भी सप्लाई इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो जो पर्सन जो जिसने टैक्स देना है, कंपोजिशन स्कीम लेनी है, वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया सेक्शन 10(2). ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स डीलर और गुड्स एंड रेस्टोरेंट, और इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैं आपको वीडियो में यहाँ पर स्लाइड में डिटेल में शो नहीं कर रही हूँ, आपने बुक में देख लेना है, पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और इसमें स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टर्नओवर रखा गया है कि इतनी टर्नओवर से नीचे होगी उसको कंपोजिशन स्कीम दी जाएगी है, और बाकी स्टेट में कितनी दी जाएगी। जो मैं अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट को अलग दी जाएगी, और पूरे इंडिया में 1.5 करोड़ है, मतलब जिसकी 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर उनको ही कंपोजिशन स्कीम दी जाएगी। 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उनको रेगुलर स्कीम दी जाएगी। इतना आप समझ गए। और किनको 1.5 करोड़ से कम के लिए दी जाएगी वो मैं आपके सामने अभी बोलूँगी। ऐसे लोग जो 75 लाख से कम टर्नओवर है उनको ये स्कीम दी जाएगी। 75 लाख से ज़्यादा है तो उनको ये स्कीम नहीं दी जाएगी। कौन से स्टेट्स हैं वो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। नाम से ही पता चल गया कि ये कैसे स्टेट्स हैं, है ना। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में और दूसरी कैटेगरी में आगे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। असम, हिमाचल प्रदेश हमारा भी है, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 1.5 करोड़ ही है, मतलब कि 1.5 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है, इससे नीचे है तब आपको स्कीम मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है, और पूरे इंडिया में ये क्या है, 1.5 करोड़ तक है। ठीक है, तो मतलब समझ गए होंगे 1.5 करोड़ का यहाँ कहने का मतलब है कि किस 1.5 करोड़ या कुछ स्टेट में 75 लाख, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होगा, बता दिया मैंने। इससे कम टर्नओवर है तब ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, नहीं तो उसको रेगुलर स्कीम मिलेगी। इतना समझ के। और इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, और जहाँ पर सर्विस आ गया, अभी मैंने अभी गुड्स की बात की थी पहले पॉइंट में, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, सर्विस और गुड्स एंड सर्विसेज। उस केस में 50 लाख है। यदि टर्नओवर 50 लाख से कम है तब वो ये स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, और इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग सप्लायर ऑफ द सर्विसेज विद दे कितना रेट लगता है, 6% लगता है। 3% लगता है सेंट्रल जीएसटी और 3% लगता है स्टेट जीएसटी। उसकी क्या होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख। ठीक है, ये आप समझ के। और दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एग्रीगेट में बोलूँ ना, एग्रीगेट टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, 50 लाख, 1.5 करोड़। तो उसका मतलब क्या है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या है। इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, सारी सप्लाई हो जिस पर टैक्स लगता है। पर किसको नहीं लेना है, हम लोग किस सप्लाई को नहीं लेना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, है ना। तो फर्दर द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल द सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मतलब कितना टैक्स लगना है अंडर कंपोजिशन स्कीम, 6%, और एग्रीगेट टर्नओवर मेन पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।